इजराइल और अमेरिका के हालिया हवाई हमलों में ईरान की प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा 27 और 29 जून को ली गई तस्वीरों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर गतिविधियां दिखाई दी, जो ये संकेत देती हैं कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पुनर्जनन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये विकास मध्य पूर्व में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक स्थान जहां पर अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा था, वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। दूसरे स्थान पर भी कुछ भारी वाहन खड़े हैं। इसके अलावा एक और स्थान पर मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं टनल का एंट्री गेट भी दिखाई देता है। जून 2025 में इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और अमेरिका ने इसके बाद मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों में फोर्डो, नतांज और इस्फहान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसराइल ने अराक के भारी जल रिएक्टर को भी नष्ट कर दिया, जो प्लूटोनियम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और सैटेलाइट तस्वीरों ने इन दावों पर सवाल उठा दिए हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तस्वीरों में फोर्डो परमाणु संवर्धन केंद्र पर मरम्मत कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 29 जून की तस्वीर में उत्तरी वेंटिलेशन शाफ्ट के पास खुदाई मशीनें, क्रेन और कर्मचारी दिखाई दिए, जो हमलों से बने गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत में लगे थे। इसी तरह 27 जून को इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा के भूमिगत परिसर में एक टनल का प्रवेश द्वार फिर से खोला गया। नतांज की सतह पर मौजूद पायलट संवर्धन संयंत्र को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल्स आंशिक रूप से बरकरार हैं और वहीं पर पुनर्निर्माण की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। परमाणु हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट ने इन तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए कहा कि मरम्मत कार्य में गड्ढों को भरना और क्षतिग्रस्त संरचनाओं को ठीक करना शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की तकनीकी क्षमता और वैज्ञानिक ज्ञान को नष्ट करना लगभग असंभव है, जिससे वो जल्दी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बहाल कर सकता है। ईरान ने हमलों के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक समाचार चैनल को बताया कि बातचीत में समय लग सकता है, लेकिन हम यूरेनियम संवर्धन जल्द शुरू कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अमेरिका हमले रोकने का आश्वासन नहीं देता, तब तक कूटनीतिक वार्ता भी संभव नहीं है। IAEA के अनुसार हमलों से पहले ईरान के पास 408.6 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम था, जो 90% हथियार ग्रेड स्तर तक बढ़ाने पर 9 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि हमलों से पहले इन भंडारों को गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ये नया ठिकाना पहाड़ के नीचे बना है, जो अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित है। ईरान की संसद ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने वाला विधेयक भी पारित कर दिया है, जिससे निरीक्षण और निगरानी में बाधा आई है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी कि ईरान कुछ महीने या फिर उससे भी कम समय में सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स चालू कर यूरेनियम इनरिचमेंट या परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरेनियम भंडार का ठिकाना अभी तक स्पष्ट नहीं है और इसे ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें और IAEA की टिप्पणियां बताती हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। फोर्डो और नतांज में मरम्मत कार्य और गुप्त यूरेनियम भंडार की मौजूदगी से यह स्पष्ट है कि ईरान जल्द ही संवर्धन शुरू कर सकता है। यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। हालांकि इन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम का फिर से शुरू होना दिखाता है कि वे किसी भी हमले से नहीं डरते। हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ईरान कूटनीति के जरिए इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है
और इसी के चलते सोमवार 30 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इसराइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हस्तक्षेप को गैर कानूनी करार दिया। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक मैक्रोन ने स्पष्ट किया कि इसराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दखल देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और फ्रांस इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करता है। ये बातचीत पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जहां इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेज़ेश्कियान से बात में न केवल इसराइल के हमलों की निंदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की तटस्थता पर भी सवाल उठाए। मेहर न्यूज के मुताबिक मैक्रोन ने कहा कि IAEA ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा नहीं की, जिससे उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो गई है। मैक्रोन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी चर्चा की और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने इसराइल द्वारा 13 जून 2025 से शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक बता दिया। मैक्रोन ने जोर दिया कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं। पेज़ेश्कियान ने इस बातचीत में अमेरिका पर इसराइल की आक्रामकता को समर्थन देने का आरोप लगाया और कहा कि यदि अमेरिका परमाणु वार्ता चाहता है तो उसे पहले इसराइल की कार्रवाइयों को रोकना होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन वो अपने राष्ट्रीय अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि फ्रांस का इसराइल के प्रति रुख कुछ समय से आक्रामक रहा है। राष्ट्रपति मैक्रोन हमेशा पश्चिमी एशिया में कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता देते रहे हैं। मैक्रोन का मानना है कि इसराइल के एक तरफा सैन्य हमले क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हैं और व्यापक युद्ध का खतरा पैदा करते हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी फ्रांस इसराइल के खिलाफ ही दिखा है। फ्रांस कई बार कह चुका है कि वे जल्द ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये वैश्विक राजनीति में इसराइल के लिए एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को कोई भी देश एक राज्य या एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। अब उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात कर इसराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।